हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था मेरे पिता प्रेमचंद, जो कि अमृत राय द्वारा लिखी गई थी, जहां पर वह अपने पिता के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनको मुंबई की माया नगरी से नगरी में आने का मौका मिला था, परंतु उन्होंने वह ठुकरा दिया। लिहाजा शुरू में ही उन्होंने उस माया नगरी की गलियां झांकने का ख्याल छोड़ दिया, किसी क्षणिक आवेश में आकर नहीं, जीवन के एक संयत, गंभीर, सौम्य, दृढ़ निश्चय के रूप में। दुनियावी नुक्ते से कोई चाहे तो उन्हें बेवकूफ़ भी कह सकता है, और वे शायद थे भी, अगर उनमें भी दगा फरेब की अकल होती, बहुरूपिया बनने की कला होती, गिरगिट की तरह रंग बदलना आता, अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करने की कला आती, तो निश्चय ही उन्हें भी अपने झंडे गाड़ दिए होते, 10, 20, 50 लाख की जायदाद खड़ी कर ली होती, अखबार में उनकी भी छींक का खुलासा निकला करता। लिहाजा इसमें क्या शक कि वह बेवकूफ़ तो थे ही, जो दुनिया में रहते रहे, जिंदगी भर पैसे की तंगी के शिकार रहे और मरते वक्त अपना इलाज भी ढंग से नहीं करवा सके। यहाँ पर क्या है, अमृत राय बताते हैं कि उनके पिता जो प्रेमचंद्र हैं, उन्हें लोग बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ऐशो आराम की चीज़ें जो हैं वह अपनी ज़िंदगी से उन्होंने निकाल दी थी। शुरू से ही उन्होंने हम लोगों के संग दोस्त कासा बर्ताव किया। मैं अपनी बात कहता हूँ, वे मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किसी बात पर एक भी कड़ा शब्द मुझसे कहा हो। मारने का तो खैर जिक्र ही बेकार है। यहाँ तक कि पढ़ने के लिए भी उन्होंने कभी एक बात भी नहीं कही। हाँ, अगर इस सिलसिले की कोई बात मुझे याद है तो यही कि एक बार जब मैं छुट्टी का पूरा दिन गुल्ली डंडा में गंवाकर शाम को कमरे में बैठा भूगोल का होमवर्क कर रहा था, जो कि अगले रोज़ मास्टर साहब को दिखलाना था, तो उन्होंने डांट कर मुझसे कमरे से बाहर किया था और कहा था, जाओ खेल कूद के लिए, शाम को कभी घर में मत रहा करो। यह सही बात है कि हम उन्हें अपनी बराबरी का और अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे, सबसे प्यारा दोस्त। मुझको अच्छी तरह याद है कि हम लोग पिता के संग खाना खाने के लिए ललकते थे और किसी भी दिन उनके बगैर नहीं खाते थे। सुबह को तो खैर खाना खाकर स्कूल भागना रहता था, मगर रात के खाने के लिए तो हम लोग 10-10 बजे तक उनका इंतज़ार करते थे। नींद से आंखें झपी जाती थी, कभी कभी तो सो भी जाते थे, मगर तब भी उनके संग खाना खाने का लोभ संवरण ना कर पाते थे, यानी कि नहीं सह पाते थे कि आज हम अपने पिता के संग खाना नहीं खा पाएंगे। यह बात देखने में छोटी मालूम पड़ती है, मगर इतनी छोटी नहीं है। बाप बेटे में इतनी सहज गहरी मैत्री, यानी कि मित्रता, बराबर के दोस्त की दोस्ती जैसी कम ही देखने में आती है। हर छोटी बड़ी बात में यही मैत्री दिखाई देती है। मुझे याद आता है, सन 35 के दिनों की बात है। मैंने तब 1.5 साल पहले ही लिखना शुरू किया था। मैं तब इलाहाबाद में रहता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, और प्रेमचंद्र मुंबई से लौटकर बनारस आ गए थे। मैंने अपनी एक कहानी पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी। वह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुणा रस बहाने के उद्देश्य से मैंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था।
मृत्यु से अधिक करुणा तो कोई चीज़ नहीं होती है ना। मगर करुणा रस का पूर्ण परिपाक करना है तो कहानी में 2-4 मौत तो होनी ही चाहिए। लिहाजा नायक नायिका सब मर गए। पिताजी ने कहानी पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौतें ना तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ कमज़ोर मानी जाती हैं जिनमें ज़्यादा मौतें होती हैं। बाकी सब ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बेटे ने पिता को अपनी कहानी लिखी और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौतें थीं। यह सब जो है प्रेमचंद्र को सही नहीं लगी। इस घटना का उल्लेख मैंने यह बताने के लिए किया कि आपको मालूम हो कि छोटे से छोटे लेखक से भी बराबर की सतह पर उतरकर बात करते थे। हिमालय की ऊंचाई से बात करना उन्हें आता ही नहीं था। वे तो अपने होकर घुल मिलकर ही आपसे बात कर सकते थे। प्रेमचंद्र एक गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उन्हें अच्छा लिखना, आगे बढ़ना सिखाते थे और मुक्त हृदय से नए लेखक की प्रशंसा करते थे, जिससे उनका उत्साह बढ़ता था। मेरे जीवन का तो यह कठोरतम दुर्भाग्य है कि उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ तो वह मुझसे अलग हो गए। ये है प्रेमचंद्र जी की आत्मकथा।